10 जून की देर शाम मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। निर्मला सीतारमण को लगातार दूसरी बार वित्त मंत्रालय की कमान सौंपी गई। साथ में कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी उन्हें दिया गया है। इसी के साथ दो रोचक सी उपलब्धियां भी निर्मला सीतारमण के नाम हो गई। पहली, वो मोदी सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ लेने वाली पहली महिला मंत्री बनी और पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री रही, दूसरे और अब तीसरे में वित्त मंत्री। दूसरी उपलब्धि, किसी भी सरकार में फुल टाइम वित्त मंत्री की भूमिका निभाने वाली वो पहली महिला मंत्री बन गई। अब संभवतः जुलाई में संसद का मॉनसून सत्र बुलाया जाएगा और उसमें निर्मला सीतारमण पूरा बजट पेश करेंगी, जिस पर इंडस्ट्री से लेकर टैक्स पेयर्स और गरीब तबकों तक की नजरें हैं। आज हम खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें दोबारा वित्त मंत्री बनाए जाने पर इंडस्ट्री ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सीतारमण के रहते हुए पिछले 5 सालों में कौन कौन से प्रमुख आर्थिक बदलाव हुए हैं और अब उनके सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां होंगी। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक मामलों से जुड़ा हमारा रोज का कार्यक्रम खर्चा पानी। 64 साल की निर्मला सीतारमण को जब 5 साल पहले अरुण जेटली की जगह वित्त मंत्री बनाया गया था, तब अधिकतर लोगों को अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो ना सिर्फ ये कार्यकाल पूरा करेंगी बल्कि आगे सरकार बनने पर भी उनका पोर्टफोलियो सेम रहेगा। निर्मला सीतारमण 2019 से फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। वो अब तक 6 बार बजट पेश कर चुकी हैं और बजट पेश करने में मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर चुकी हैं। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फरवरी 2024 में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। अब जुलाई में पूर्ण बजट पेश होगा। उस बजट में किन किन चीज़ों पर सरकार का फोकस रह सकता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि निर्मला सीतारमण को ही दोबारा वित्त मंत्री बनाने के पीछे क्या वजह रही होंगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले 5 सालों से पीएम मोदी की समझ, उनके प्राथमिकता के हिसाब से पॉलिसी को पेश कर रही हैं। भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ संस्थागत और खुदरा निवेशक चाहते हैं कि पुरानी नीतियां लगातार बनी रहें, वही कंटिन्यू होती रहें। इसलिए सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए एक आदर्श विकल्प थी। वित्त मंत्रालय के अनुभव के अलावा उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता भी है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया और फिर एमफिल। राजनीति में आने से पहले सीतारमण हैदराबाद में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज के उपनिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अगर वित्त मंत्री बदलता तो उन्हें कुछ समय तो यानी कि नए वित्त मंत्री को कुछ समय तो माहौल समझने में, कामकाज समझने में, पीएम की प्राथमिकताओं को समझने में समय लग जाता। जबकि घरेलू और वैश्विक स्तर पर जो माहौल है उसके बीच में सरकार के लिए ये रिस्क लेना समझदारी भरा कदम तो बिल्कुल भी नहीं होता। इंडस्ट्री ने भी निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री बनाने पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया ही दी है। डीआर चौकसे फिनसर्व में एमडी देवेंद्र चौकसे ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, निर्मला सीतारमण को दोबारा वित्त मंत्री बनाने का फैसला यकीनन एक होशियारी वाला कदम है, जो बताता है कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट्स पर रहने वाला है। चौकसे ने आगे कहा कि उन्हें यानी कि सीतारमण को हमेशा से प्राथमिकताओं पर ही फोकस करते हुए देखा गया है। उन्हें ये पता है कि अभी यानी हाल फिलहाल में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं एमके ग्लोबल में लीड इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा ने रॉयटर्स से बताया कि सीतारमण को वित्त मंत्री बनाए रखने का फैसला दिखाता है कि पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में नीतियों को जारी रखना चाहते हैं। शेयर मार्केट्स भी आम दिनों की तरह ही रिएक्ट करेंगे। इसी तरीके से टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा ने ईटी से एक बातचीत में कहा, अगले 2 बजटों तक सरकार की प्राथमिकता फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ऐसे में वित्त मंत्रालय में निरंतरता रखना भी जरूरी था। मार्केट्स भी इसे एक पॉजिटिव फैसले की तरह ही देखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए या फिर उपलब्धियां हासिल की। सितंबर 2019 में निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभालते ही कॉरपोरेट जगत को बहुत बड़ी राहत दी। कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% पर ला दिया गया। इसके बाद भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दरें वैश्विक स्तरों के बराबर हो गई। कंपनियों को भी राहत मिली। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट 2019 के करीबन 4 दर्जन से ज़्यादा प्रक्रियाओं और तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक कैटेगरी से हटा दिया, बाहर कर दिया गया। इस तरह के मामले अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देखती है, जो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है।
एनुअल रिटर्न फाइलिंग में अगर कोई कंपनी फेल हो जाती थी या फिर डिस्काउंट पर शेयर जारी करने जैसी चीज़ों का मसला सामने आता था तो उन्हें अपराधी कैटेगरी में देखा जाता था, जिसे निर्मला सीतारमण ने संशोधित करके डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले इन गलतियों पर पेनाल्टी होती थी, जेल की सज़ा होती थी, मगर संशोधन करने के बाद ऐसी कई और प्रक्रियाओं को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जिसकी कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही थीं। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने स्मॉल कंपनियों की परिभाषा बदली, दोबारा तय की। कहा गया कि 4 करोड़ तक की पेड अप कैपिटल और 40 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स वाली कंपनियां छोटी कंपनियां कहलाएंगी। उससे पहले ये सीमा 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल और 20 करोड़ से ज़्यादा सेल्स वाली कंपनियों को परिभाषित किया जाता था छोटी कंपनियों के तौर पर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी जरूरी बदलाव हुए। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और बंद करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए। कंपनी लॉ रिलेटेड फाइलिंग्स के लिए फाइल एंड फॉरगेट का सिस्टम लाया गया। टैक्स पेयर्स को भी राहत मिली। वित्त वर्ष 2024 के बजट में टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिबेट में राहत मिली। न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। इससे पहले नई और पुरानी दोनों टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपए ही थी। नई टैक्स रिजीम वालों के लिए भी 50,000 का टैक्स डिडक्शन शुरू किया गया, यानी नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को 7.5 लाख तक की कमाई पर 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स रिजीम वो तरीका होता है जिसके आधार पर सरकार नौकरीशुदा लोगों से टैक्स वसूलती है। नई टैक्स रिजीम में सरकार ने टैक्स की दरों को कम कर दिया और सभी तरह की छूट को खत्म कर दिया था। नई टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दी गई। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट भी 2.5 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। वित्त वर्ष 2024 के बजट में सरचार्ज भी कम किया गया था। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में भी बहुत तेजी से सुधार आया। असेसमेंट ईयर 2019-20 तक रिफंड प्रक्रिया को पूरा होने में 82 दिनों का समय लगता था। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2022-23 तक यही अवधि घट करके 16 दिनों पर आ गई और असेसमेंट ईयर 2023-24 तक आते आते ये प्रक्रिया होने में अब महज 10 दिन तक का समय लगता है। 2019 से जब से सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, इनकम टैक्स कलेक्शन हर साल औसतन 16.7% की दर से बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर भी सरकार को राहत मिली है। सीतारमण से पहले जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे रहता था, जो 2023-24 में बढ़ के 1.7 लाख करोड़ को पार कर गया। इतना ही नहीं, अभी अप्रैल 2024 में जीएसटी से 2.1 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई हुई, जो पिछले साल से 12.4% ज्यादा है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में कई चीज़ों पर जीएसटी रेट में कटौती भी की गई। इस दौरान कैंसर की दवाइयां, ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज, बायोडीजल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई और मूवी हॉल में बिकने वाले फूड आइटम्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% हो गई। इसके अलावा 12 लोगों से ज़्यादा की कैपेसिटी वाली बसों को, इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। हालांकि टैक्स वसूलने में टैक्स अधिकारियों की दादागिरी भी एक बहुत बड़ा मसला रही। बहुत लंबे समय से इससे जुड़ी खबरें आती रही हैं। छोटी कंपनियों से लेकर सीए और प्रोफेशनल्स की शिकायत रही है कि सरकार सालों पुराने केस उठाकर खोल रही है। टैक्स अधिकारी घूस मांगते पकड़े जा रहे हैं। इसलिए नए कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्रालय को, यानी वित्त मंत्री को, इस बारे में भी कुछ समाधान या फिर इन चुनौतियों का समाधान पेश करना होगा। महामारी के बीच इकोनॉमी को दुरुस्त रखने के लिए भी उन्होंने कई उपाय किए। 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का पैकेज जारी किया गया, जो जीडीपी का करीबन 10% था। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के जरिए एमएसएमई सेक्टर को लोन की व्यवस्था की गई। FY21 की पहली तिमाही में इकोनॉमी में 24% का कॉन्ट्रैक्शन आ गया था। सीतारमण की अगुवाई में वही इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी। ये तो कुछ उपलब्धियां हो गई जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान देश की इकोनॉमी को सुपुर्द किया। अब ये जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किन किन चुनौतियों का समाधान अगले 5 सालों में अपने कार्यकाल के दौरान निकालना होगा। सीतारमण के सामने घरेलू से लेकर वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक चुनौतियां खड़ी हैं। उन्हें महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए ग्रोथ को भी आगे ले जाना है। ऐसा कुछ अप्रोच तैयार करना होगा। देश का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 3 सालों के मुकाबले 7% को क्रॉस कर चुका है, मगर खपत जो है वो अभी तक कुछ खास बढ़ी नहीं है। जनवरी से मार्च तिमाही के लिए जारी जीडीपी आंकड़ों में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्टकट में PFCE कहते हैं, वो कमजोर होकर जीडीपी के 52.9% पे आ गया। 2011-12 बेस ईयर को मानते हुए जब से ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, तब से लेकर ये PFCE सबसे कम है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी PFCE इकोनॉमी में खपत की
यानी डिमांड की स्थिति को बताता है। वहीं पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4% बढ़ा है। कोविड वाले साल को छोड़कर पिछले 2 दशकों में ये सबसे कम स्तर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताता है कि लोग खपत में कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, सामान कितना खरीद रहे हैं, कितने रुपए की चीज़ों को खरीद करके वो कंज्यूम कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी की दशा और दिशा भी तय होती है। इसलिए खपत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी निर्मला सीतारमण को। इसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रोथ, निर्यात और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे प्रमुख मसले भी उनके सामने हैं, जिन पर काम करने की तत्परता से ज़रूरत होगी। 2019 में सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाते हुए कहा था कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ता है जब इकोनॉमी में डिमांड अच्छी रहती है, और ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, यानी कि सभी देश अब अपनी अपनी इकोनॉमी को प्राथमिकता दे रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता है, इंटरनेशनल कमोडिटी के दाम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे हैं और मौसम भी बहुत बेतरतीब तरीके से बदल रहा है। ये सभी समस्याएं वित्त मंत्री के लिए स्थिति को और गंभीर और जटिल बना रही हैं। डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार वेलफेयर स्कीमों पर ध्यान दे सकती है, उसका सहारा ले सकती है, देना भी चाहिए, मगर वो ऐसा करते हुए वित्तीय घाटे से समझौता नहीं कर सकती। दरअसल मोदी सरकार ने 2024-25 में फिस्कल घाटे को, वित्तीय राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% पर लाने का लक्ष्य रखा है, जिसे फिर बाद में घटाकर 2025-26 तक 4.5% पर लाने का टारगेट सेट किया गया है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए टैक्स रेवेन्यू और पीएससी समेत अन्य सरकारी एसेट्स के मोनेटाइजेशन का सहारा लेने की बात कही गई थी। इसलिए ये भी तय है कि आने वाले सालों में एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में भी तेजी दिख सकती है। एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट गोविंद राव ने रॉयटर्स से कहा, अपने पहले कार्यकाल में सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया था, ये सोचकर कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, नौकरियां मिलेंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब तो गठबंधन की सरकार है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ज़रूरी रिफॉर्म्स लागू करना मुश्किल होगा पहले से। जब भी आप गठबंधन की सरकार बनाते हैं, रिफॉर्म्स से जुड़े फैसले लेने की शक्ति सीमित हो जाती है, क्योंकि तब आप अपने गठबंधन वाली पार्टियों पर भी निर्भर होते हैं। वहीं ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने रॉयटर्स से कहा है कि वो इंडिया के फिस्कल प्लान पर अगले 2 सालों तक बहुत करीब से नज़र बनाए रखेगी। अगर सरकार फिस्कल घाटा कम करने पर टिके रहती है तो रेटिंग्स अपग्रेड भी कर सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री के सामने नौकरी, खास करके लो स्किल्ड वाले जॉब्स पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। देश भर में रोजगार के मोर्चे पर काफ़ी आक्रोश है। जानकारों का ये भी कहना है कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिल पाया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। इसलिए उसका फोकस रोजगार पैदा करने पर रहने वाला है। बीते कुछ सालों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, यानी कि रोजगार में काम करने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट रेट में भी सुधार हुआ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। दरअसल जो लोग खेती में लगे रहते थे वो अब गैर खेती वाले सेक्टर्स में नौकरी तलाश रहे हैं। इस वजह से भी बेरोजगारी की दर समस्याजनक दिख रही है। CMIE के मुताबिक मई में बेरोजगारी की दर घट के 7% पर आ गई, जो इससे पहले अप्रैल में 8.1% पर थी। हालांकि अभी भी ये संतोषजनक स्तर नहीं है। बेरोजगारी दर के अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी सवालों के घेरे में है। दिहाड़ी पर मिलने वाली मजदूरी भी पर्याप्त नहीं है, कई लोग बिना मजदूरी के ही काम किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नौकरी वाला पूरा इकोसिस्टम ही सुधार की आस लगाए बैठा है। ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल में लीड इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा ने रॉयटर्स से कहा, सीतारमण के पास इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स दर घटाने का ऑप्शन है, गरीबों के हाथ में नकदी बढ़ाई जा सकती है, तभी इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का फायदा सभी तबके तक पहुंच पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीतारमण बहुत बड़े धमाकेदार फैसले में इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं। इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका फोकस मुख्यतः पॉलिसी को लेकर ही होगा। अब हम ये जानते हैं कि जो अगले 5 साल का रोड मैप तैयार होगा या फिर जो भी बजट पेश होगा उसमें सरकार का फोकस कहाँ किन सेक्टर्स पर रह सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि अंतरिम बजट को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार का फोकस एक बार फिर से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल स्थितियां बन रही हैं उसमें इकोनॉमी को मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। मूडीज एनालिटिक्स में एसोसिएट इकोनॉमिस्ट अदिति रावण ने कहा, सितंबर तिमाही में बजट आएगा जिससे पता चलेगा कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे PLI स्कीम्स का नाम भी दिया जाता है, उसका दायरा बढ़ा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को इसमें शामिल कर सकती है। खासकर उन सेक्टर्स को शामिल करने की बात हो रही है जिनमें ज़्यादा नौकरियां पैदा करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा बजट में ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी जैसे न्यू एज सेक्टर्स पर भी पॉलिसी वाइज फोकस रह सकता है।
भारत में कारोबार करना और आसान हो जाए, इसके लिए भी कुछ प्रक्रियाओं को आपराधिक दायरे से बाहर किया जा सकता है। मनी कंट्रोल के मुताबिक नीति आयोग के अधिकारियों समेत और वर्किंग ग्रुप और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर पहले से ही काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण पर भी फोकस देखने को मिल सकता है। PMAYG के लाभार्थियों को योजना के तहत नकदी रूप से सहायता दी जाती है। अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम करने वाली कंपनियों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी और आसान कर सकती है। MSME पर लादे गए 45 डे पेमेंट रूल में भी ढील दी जा सकती है। ये रूल 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ था। इस नियम की वजह से कारोबारियों को, MSME कारोबारियों को बहुत घाटा हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसके नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है और उन्हें राहत दी जा सकती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमें फीडबैक जरूर दें। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।